हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं वो बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करता है और ये एक मिड कैप स्टॉक है। पिछले कुछ टाइम से इस स्टॉक में एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस आ रही है लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए, और कुछ लोग इस स्टॉक को एक मल्टी बैगर स्टॉक भी कह रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये स्टॉक रियली में मल्टी बैगर है और क्या हम इस स्टॉक में रियली में एक लॉन्ग टर्म पोजीशंस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने अभी तक गेस कर लिया होगा कि हम फेडरल बैंक को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम इसके डे ग्राफ को। तो इसने जो दिन का ओपनिंग बनाया था वो तकरीबन 54.20 की थी। जो इसने हाई बनाया था वो 54.65 का, और जो इसका दिन का लो था वो था 53.10 का। यहां पर इसने तकरीबन आधे % की गिरावट दिखाई थी। तो ये स्टॉक ओपन 54.20 में, हाई 54.65 और लो था 53.10 का। अगर हम इसके 5 डे के ग्राफ को देखें तो यहां पर इसने तकरीबन 3.42% की गिरावट दिखाई है। और यहीं पे अगर हम इसके हाई को देखें तो वो बनती है तकरीबन 56 रुपीस की, और अगर हम इसके लो को देखें तो वो बनती है तकरीबन 53 रुपीस की। अगर हम इसके 1 मंथ को ग्राफ देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट नज़र आ रहा है, और वो प्रॉफिट है तकरीबन 1.12% की, बहुत ही नेग्लिजिबल प्रॉफिट है। अगर हम इसके लो को देखें 1 मंथ के तो वो निकल के आती है तकरीबन 49.80 की। इसके हाई को देखें तो वो निकल के आती है तकरीबन 57.55 का। अगर हम इसके 6 मंथ्स के ग्राफ को देखें तो यहाँ पर जो इसने हाई बनाया है वो तकरीबन 92 का है, और अगर इसके लो को देखें तो वो है तकरीबन 38 का। तो अगर हम इसके 6 मंथ्स के ग्राफ का देखें तो इसमें नज़र आता है कि इसने तकरीबन 39.3% की गिरावट दिखाई है। इन्वेस्टर्स को 6 मंथ्स में इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इसके ईयर लॉन्ग ग्राफ को देखें तो यहाँ पर इसने जो हाई बनाया है वो तकरीबन 96 का है, 98 का है, और अगर हम इसके लो को देखें तो वो तकरीबन 37, और 52 वीक लो जो है तकरीबन 35.70 का है। तो अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें तो लगभग ये 35.66% का इसने ईयर लॉन्ग में भी इन्वेस्टर्स को लॉस ही दिखाया है। अगर हम इसके 5 ईयर्स को देखें तो यहाँ पर भी जो इसने हाई बनाया है वो तकरीबन 123 का है, और अगर हम इसके लो को देखें तो वो तकरीबन 44 का है। इसके परफॉर्मेंस को देखें 5 ईयर्स में तो वो तकरीबन 37.23% की गिरावट दिख रही है। तो फ्रेंड्स, अगर एक बात को नोटिस की जाए, इसके लॉन्ग टर्म हाइज और इसके लॉन्ग टर्म लोज को छोड़ के, तो अगर इसका एक हम ट्रेड जोन देखें तो वो तकरीबन 40 रुपीज़ से 60 रुपीज़ का निकल कर आता है, और ये काफ़ी लंबे ड्यूरेशन में, तकरीबन आप पकड़ लीजिए कि ये 1 से 5 साल के ड्यूरेशन में ये इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करता है, अराउंड 40 से 60 के बीच में। तो ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके पेशेंस को अच्छा खासा टेस्ट करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम इसके screener.com में जाके इसके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके screener.com इसके परफॉर्मेंस को देखें और एक बार इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में नज़र डालें तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसकी करंट वैल्यू से इसकी कम दिखाई जा रही है। करंट प्राइस इज़ लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये आपको एक आइडिया देता है कि जो इसका करंट प्राइस है वो ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा कम है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स अगर हम इसके देखें तो स्टॉक हैज़ बिन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। तो ये बैंक एफडी से आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। डिविडेंड रिटर्न्स आपको बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। एंट्री पॉइंट अगर बोला जाए तो गुड टाइम टू कंसीडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन।
तो यहाँ पर भी आपको एक एंट्री पॉइंट आप ले सकते हैं, ऐसा ये बोल रहा है। सिर्फ एक इंडिकेटर्स है, डिसीजंस इन्वेस्टर्स का खुद का होता है। नो रेड फ्लैग्स। सो स्टॉक नॉट इन ASM GSM लिस्ट, नॉट अ लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेज्ड एंड डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज लो। तो ASM GSM में जो भी स्टॉक्स आते हैं तो फ्रेंड्स वो स्टॉक्स में आप डे ट्रेडिंग इंट्रा ट्रेडिंग वगैरह कर नहीं सकते हैं, तो ये उस जोन में भी नहीं है, तो नो रेड फ्लैग्स। अगर हम एक बार इसके की मैट्रिक्स में ध्यान दें तो इसका जो पी निकल के आता है वो 6.78 का, जो काफ़ी कम लगता है, क्योंकि सेक्टर पी अगर आप देखें तो तकरीबन 20% का है। और ये सेम चीज़ आगे चल के हम HDFC के साथ भी कंपेयर करेंगे, जो कि बैंकिंग सेक्टर का एक लीडर बैंक माना जाता है। अगर हम इसका पी भी देखें तो 0.71 का है, जो यहाँ पर भी कम नज़र आता है। जो सेक्टर पी भी है वो तकरीबन 1.75 का है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड 0.88 का है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बैंकिंग सेक्टर में आपको डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर हम एक बार इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देख लें तो 2017 में इसने 9.86 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जहां पर इसको प्रॉफिट हुआ था 0.86 का। 2018 में रेवेन्यू था 11.07 का और प्रॉफिट था 0.93% का। सेम अगर 2019 में देखा जाए तो रेवेन्यू था 12.97 का और इसका प्रॉफिट था 1.31 का। और 2020 में 15.47 का रेवेन्यू था और प्रॉफिट जनरेट किया था 1.58 का। तो फ्रेंड्स, अगर यही फिगर हम एक बार HDFC के साथ कंपेयर करें तो हमको अंदाज़ा लगेगा कि इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या एक स्टैटिक डिफरेंस नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, हम ये HDFC के पेज में आ गए हैं और अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो यहाँ पर इसके हम HDFC के फाइनेंशियल ट्रेंड्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो HDFC का जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 0.86, 101, 124, 147 फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर्स 2017, 18, 19 और 2020 में, जहाँ पर 0.86 लाख करोड़ रेवेन्यू के लिए HDFC जनरेट कर रहा है 0.15% का। वहीं पर फेडरल बैंक तकरीबन 8-9 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। 8-9 लाख करोड़ रेवेन्यू के लिए 0.15, 0.26 प्रॉफिट ही जनरेट कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू और प्रॉफिट का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्टार्क है। जहाँ पर वो फेडरल बैंक का 9-8 लाख करोड़ रेवेन्यू के लिए 0.15, 0.26 प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वहीं पर HDFC जो कि इनका लीडर बैंक माना जाता है वो 0.86 के लिए 0.15 रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, 1.01 रेवेन्यू के लिए 0.18 प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, 1.24 रेवेन्यू लाख करोड़ रेवेन्यू के लिए 0.22 लाख करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और सेम गोज फॉर 2020, 1.47 लाख करोड़ के लिए 0.27 लाख करोड़ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। अगर ये सेम चीज़ हम ICICI में जाके देखें तो वहाँ पर हमको पता चलेगा कि ये चीज़ HDFC, ICICI और हर लीडिंग बैंक्स में सेम है और फेडरल बैंक में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलते हैं एक बार देखते हैं ICICI बैंक के फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं ICICI के फाइनेंशियल ट्रेंड्स में। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें कि इनका रेवेन्यू कैसा चल रहा है, 2017 में इनका रेवेन्यू है 1.13 लाख करोड़ का और प्रॉफिट जो इन्होंने जनरेट किया है वो है 0.10 का। 2018 में 1.18 पे 0.07 का, 2019 में 1.31 के लिए 0.04 का प्रॉफिट और 2020 में 1.49 के लिए 0.09 का प्रॉफिट। एक बार हम फिर से फेडरल बैंक के पेज में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक बार फिर से फेडरल बैंक के पेज में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए कि 9.86 लाख करोड़ रेवेन्यू पे 0.86 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। 2018 में 11.07 लाख करोड़ के लिए 0.93 का प्रॉफिट है, 12.97 के लिए 1.31 का 2019 में और 2020 में 15.47 लाख करोड़ रेवेन्यू पर 1.58 का लाख करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये डिफरेंस है कि आप मार्केट लीडर कंपनीज के साथ अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिल रहा है, जबकि फेडरल बैंक में आपको स्टार्क डिफरेंस दिख रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। तो फ्रेंड्स, एक बार हम screener.com में जाकर देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या है।
तो फ्रेंड्स, अगर हम screener.com में देखें तो इनका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और लास्ट 12 मंथ्स में, तो इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है तकरीबन 13.63 का, 8.30 का, और पिछले 3 साल में 22.06 का, और पिछले 12 महीनों में 13.97 का। तो 13.63, 8.30, 22.06 और 13.97 का। और अगर यही फिगर्स हम HDFC के साथ एक बार कंपेयर करें तो HDFC के लिए फिगर्स निकल के आते हैं 10 साल, 5 साल, 3 साल और लास्ट 12 महीने में 24.68% का, 20.59% का, 21.32% का और 22.87% का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी HDFC इसको आउटस्मार्ट करता है। तो फ्रेंड्स, एक बार चलते हैं और हम कंपेयर कर लेते हैं HDFC के और फेडरल परफॉर्मेंस चार्ट को। तो ये अगर हम देखें 2015 से अगस्त 5, 2015 से मार्च 23, 2016 में, तो HDFC ने नेगेटिव दिखाया -3.92% का, जबकि फेडरल बैंक ने नेगेटिव दिखाया -27.53% का। थोड़ा अगर हम आगे चलें तो HDFC दिखा रहा है 13.57% का पॉजिटिव, जबकि फेडरल बैंक दिखा रहा है -9.56% का नेगेटिव। ये सेम चीज अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो HDFC अगर दिखा रहा है 83.63% का पॉजिटिव, तो वहां पर फेडरल बैंक दिखाता है 46.74% का पॉजिटिव। HDFC अगर 94.31% का पॉजिटिव दिखा रहा है, तो वहीं पर फेडरल बैंक आपको 35.06% का पॉजिटिव। और ये सेम चीज और भी ज्यादा स्टार्क हो जाती है अगर आप देखें अगस्त 5, 2015 में और जुलाई 24, 2019 के पीरियड में HDFC का पॉजिटिव है 108.83% का, जबकि फेडरल बैंक सेम पीरियड में है 35.93% का। और ये सेम चीज और एक बड़े पीरियड में आपको नजर आ रही है। HDFC का जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो है 133.69 का, जबकि फेडरल बैंक का है 29.51 का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं कि हर पीरियड जोन में HDFC और ऐसे ही दूसरे लीडिंग बैंक्स फेडरल बैंक को हर पीरियड पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं हर फील्ड में। तो फ्रेंड्स, हमारी रिकमेंडेशंस तो ये रहेगी कि एक ऐसा स्टॉक जो आपको प्रॉफिट वाइज भी उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पा रहा है सेम पीरियड जोन पे, और आपके पेशेंस को भी बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो आप उन बैंक्स को सिलेक्ट करिए जो कि मार्केट लीडर्स हों और आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस और एक बढ़िया रिटर्न दे रही हों। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे या किस स्टॉक पे देखना पसंद करेंगे उसे भी ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।